सोचो, अंतरिक्ष के अंधेरे में धूल और गैस का एक विशाल बादल घूम रहा है। ये बादल, जिसे हम सौर नेबुला कहते हैं, हमारे सौर मंडल के निर्माण की शुरुआत थी। यह एक विशाल, ठंडा और घना बादल था, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्व शामिल थे। यह हमारा सौर मंडल है। अरबों साल पहले इस समय यह केवल धूल और गैस का एक विशाल बादल था, जो धीरे धीरे घूम रहा था और संकुचित हो रहा था। इस प्रक्रिया में यह बादल एक डिस्क के आकार में बदल गया, जिसमें केंद्र में एक घना नाभिक बनने लगा। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया, जैसे कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली था कि इसने धूल और गैस के कणों को एक साथ खींचकर छोटे छोटे पिंडों में बदल दिया, जिन्हें हम ग्रहाणु कहते हैं। जैसे जैसे ज्यादा सामान इकट्ठा होता गया, केंद्र बहुत गर्म और घना होता गया। इस गर्मी और दबाव के कारण हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम में बदलने लगे, जिससे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह हमारे सूरज का जन्म था। इस नाभिकीय संलयन ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि सूरज चमकने लगा और हमारे सौर मंडल का केंद्र बन गया। लेकिन सूरज अकेला नहीं था। इसके चारों ओर धूल और गैस का एक विशाल डिस्क था, जिसमें से ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बनने वाले थे। बचा हुआ धूल और गैस नए बने तारे के चारों ओर घूमता रहा, आपस में टकराता रहा और चिपकता रहा। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कण एक साथ मिलकर बड़े पिंडों में बदलने लगे। लाखों सालों में ये कॉस्मिक बचे हुए टुकड़े बड़े होते गए और ग्रह बन गए। ये ग्रहाणु आपस में टकराकर और जुड़कर ग्रहों का निर्माण करने लगे। इनमें से एक ग्रह, चट्टान का एक गर्म पिघला हुआ गोला, आखिरकार हमारा घर बन गया, पृथ्वी। यह प्रारंभिक पृथ्वी एक अत्यंत गर्म और पिघली हुई अवस्था में थी, जिसमें लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। ग्रहों का धूल और गैस से बनने के इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे कण एक साथ मिलकर बड़े पिंडों में बदलते हैं, जो अंततः ग्रह बन जाते हैं। ये एक विशाल स्नोबॉल बनाने, उसे बर्फ में घुमाने और उसे बड़ा और बड़ा होते हुए देखने जैसा है। जैसे जैसे यह स्नोबॉल बढ़ता है, वैसे वैसे यह और अधिक सामग्री को आकर्षित करता है और बड़ा होता जाता है। पृथ्वी इन कॉस्मिक टक्करों से बढ़ी, धीरे धीरे धूल के एक अस्त व्यस्त बादल से उस ठोस ग्रह में बदल गई, जिसे हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिसमें पृथ्वी का आकार और संरचना धीरे धीरे बदलते रहे। शुरुआती पृथ्वी एक हिंसक और बेरहम जगह थी। यहाँ लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और सतह पर लावा बह रहा था। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु लगातार पृथ्वी की सतह पर टकरा रहे थे। इस पर लगातार क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती थी, जिससे इसका द्रव्यमान बढ़ता गया। इन टक्करों ने पृथ्वी की सतह को और भी अधिक गर्म और पिघला हुआ बना दिया। इन टक्करों ने जबरदस्त गर्मी पैदा की, जिससे पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में रही। यह गर्मी इतनी अधिक थी कि पृथ्वी की सतह पर कोई ठोस पिंड नहीं था, सब कुछ पिघला हुआ था। हालांकि समय के साथ बमबारी धीमी हो गई और पृथ्वी ने ठंडा होने और बदलने की अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी। धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ठोस चट्टानों में बदलने लगी। इस प्रकार एक पिघली हुई और हिंसक दुनिया से पृथ्वी एक ठोस और स्थिर ग्रह में बदल गई, जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी पिघली हुई सतह जम गई, जिससे पहला क्रस्ट बना। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिसमें पृथ्वी की सतह धीरे धीरे ठंडी होती गई और एक ठोस परत में बदल गई। यह परत, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यह क्रस्ट पतला और भंगुर था, नीचे से उबलती तीव्र गर्मी के कारण लगातार हिलता और टूटता रहता था। इस समय पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक अस्थिरता थी और यह अस्थिरता ज्वालामुखीय गतिविधियों के रूप में प्रकट होती थी। पूरे ग्रह पर ज्वालामुखी फटते रहे, जिससे लावा और गैसें निकलती रहीं, जिन्होंने पृथ्वी के शुरुआती वायुमंडल को आकार दिया। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली गैसों ने वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिससे पृथ्वी की जलवायु और सतह पर गहरा प्रभाव पड़ा। इन गैसों में जलवाष्प भी था। जलवाष्प ने वातावरण में घनीभूत होकर बादलों का निर्माण किया, जो पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में सहायक थे। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, यह जलवाष्प संघनित होता गया, जिससे घने बादल बने, जिन्होंने आकाश को ढंक लिया। फिर बारिश हुई। यह बारिश पृथ्वी की सतह पर पानी लाने का पहला कदम था और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रही। हजारों सालों तक मूसलाधार बारिश ने ग्रह को तर कर दिया। पहले बेसिन और गड्ढों को पानी से भर दिया। यह पानी धीरे धीरे एकत्रित होकर बड़े जलाशयों का निर्माण करने लगा।
जो बाद में महासागरों का रूप धारण कर गए। ये सबसे पहले महासागर थे, विशाल भाप से भरे पानी के पिंड जो युवा पृथ्वी के अधिकांश भाग को ढंकते थे। इन महासागरों ने पृथ्वी की सतह को ठंडा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया। ये शुरुआती महासागर उन महासागरों से अलग थे जिन्हें हम आज जानते हैं। ये ज्यादा गर्म, ज्यादा अम्लीय और लगातार क्षुद्र ग्रहों की बमबारी से प्रभावित थे। इन महासागरों में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों का मिश्रण था जो बाद में जीवन के विकास में सहायक बने। फिर भी इन प्रारंभिक पानी के भीतर कुछ अविश्वसनीय होने वाला था। इन महासागरों में जीवन के पहले रूपों का उद्भव होने वाला था, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में पहला कदम था। जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार हो गया था। पृथ्वी की सतह और महासागरों में हुए इन परिवर्तनों ने जीवन के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। जीवन की उत्पत्ति विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है, जबकि हमारे पास सभी उत्तर नहीं है। हम जानते हैं कि जीवन पृथ्वी के शुरुआती महासागरों के आदिम सूप से निकला है। ये महासागर कार्बनिक अणुओं से भरपूर थे, जो जीवन के निर्माण खंड हैं, जो धूमकेतुओं द्वारा दिए गए थे और पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बने थे। कल्पना कीजिए कि ये अणु लाखों वर्षों तक विशाल समुद्र में एक दूसरे से टकराते रहे। ज्यादातर टक्करों का कोई खास नतीजा नहीं निकला, लेकिन कभी कभी सही अणु सही तरीके से एक साथ आ जाते थे। इससे अधिक जटिल संरचनाओं का निर्माण हुआ। अंततः पहले स्वप्रतिकृति अणुओं का निर्माण हुआ, डीएनए और आरएनए के पूर्ववर्ती। ये स्वप्रतिकृति अणु छोटी फैक्ट्रियों की तरह थे जो अपनी प्रतियां बनाते थे। वे अपूर्ण प्रतिकृति बनाने वाले थे, गलतियां करते थे और अपनी प्रतियों में बदलाव लाते थे। भिन्नता के साथ प्रतिकृति की यह प्रक्रिया विकास की नींव है, जो आज हम जीवन की अविश्वसनीय विविधता के पीछे प्रेरक शक्ति है। भाग 4, ऑक्सीजन जिंदगी की सांस और ये विस्फोटक है। शुरुआती जीवन रूप सरल एकल कोशिका वाले जीव थे, बैक्टीरिया की तरह। ये छोटे जीव जो पानी में तैरते थे, जीवन के पहले रूप थे। वे बहुत ही सरल संरचना वाले थे, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर जीवन की नींव रखी। वे ऑक्सीजन के बिना एक दुनिया में रहते थे, ऊर्जा के लिए अन्य रसायनों पर निर्भर थे। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज जैसा नहीं था। इसमें ऑक्सीजन की कमी थी और जीवन को जीवित रहने के लिए अन्य रसायनों का उपयोग करना पड़ता था। हालांकि लगभग 3.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार का जीवन उभरा, सायानोबैक्टीरिया। ये सूक्ष्म जीव जो पानी में रहते थे ने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इन सूक्ष्म जीवों में एक उल्लेखनीय क्षमता थी, प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया उन्हें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाने की अनुमति देती थी। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति के सौर पैनल की तरह है। जैसे सौर पैनल सूर्य की ऊर्जा को बिजली में बदलते हैं, वैसे ही साइनोबैक्टीरिया सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते थे। साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते थे और ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में छोड़ते थे। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा होने लगी। यह पृथ्वी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। ऑक्सीजन का उत्पादन और उसका वातावरण में संग्रहण एक बड़ा बदलाव था, जिसने आगे चलकर जीवन के विकास को प्रभावित किया। ऑक्सीजन, जो अधिकांश मौजूदा जीवन रूपों के लिए विषाक्त था, वातावरण में जमा होने लगा। यह उन जीवों के लिए एक चुनौती थी जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहते थे। यह महान ऑक्सीकरण घटना एक अशांत समय था। वातावरण में ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर ने पृथ्वी के पर्यावरण को बदल दिया और कई जीवों के लिए कठिनाइयां पैदा की। बढ़ते ऑक्सीजन स्तर से बचने में असमर्थ कई जीवन रूप नष्ट हो गए। यह एक विनाशकारी समय था, लेकिन यह भी एक अवसर था। हालांकि इस घटना ने जीवन के एक नए युग का मार्ग भी प्रशस्त किया। नए जीवन रूप उभरे जो ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे और इससे उन्हें ऊर्जा उत्पन्न करने का एक नया तरीका मिला। जीव विकसित हुए जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे, ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका। यह विकास जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे जीवन के लिए नई संभावनाएं खुल गईं, जिससे बड़े अधिक जटिल जीवों का विकास हुआ। ये एक नई दुनिया की शुरुआत थी, जहां जीवन अधिक विविध और जटिल हो गया। भाग 5, साधारण कोशिकाओं से जटिल जीवों तक जिंदगी और भी दिलचस्प होती गई। अरबों वर्षों तक एकल कोशिका वाले जीव ही पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। फिर लगभग 2 अरब साल पहले कुछ उल्लेखनीय हुआ।
एकल कोशिका वाले जीवों ने सहयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उपनिवेश बन गए। ये उपनिवेश समय के साथ पहले बहुकोशिकीय जीवों में विकसित हुए। एकल कोशिका से बहुकोशिकीय जीवन में परिवर्तन विकास में एक बड़ी छलांग थी। यह एक ईंट से लेकर एक शानदार इमारत तक जाने जैसा है। बहुकोशिकता ने विशेषज्ञता की अनुमति दी, जिसमें विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती थी। इससे ऊतकों, अंगों और अंततः पौधों और जानवरों जैसे जटिल जीवों का विकास हुआ। महासागर जीवन से भर गए। जेलीफिश, स्पंज, कीड़े और अनगिनत अन्य जीव विकसित हुए। जीवन का यह विस्फोट, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है, अभूतपूर्व नवाचार और विविधीकरण का काल था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।